हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम सोशल साइंस का जो कि आपको क्रैश कोर्स चालू किए हैं। हम क्रैश कोर्स आपको बताने का क्रैश कोर्स में हम ये बताने का प्रयास करते हैं आप लोगों को कि जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पीबीआई, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा चांसेज होता है आने का, वो क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं आप लोगों के बीच कि ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो आप लोग जरूर वीडियो के देखिए, अब वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, अब हम सोशल साइंस का क्वेश्चन हम बताने वाले हैं बच्चों। तो सोशल साइंस का क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो अब हम समझते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों हम समझते हैं कि क्या कर रहा है कि 1848 ईस्वी की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति है ना, फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। तो अब हम समझ लेते हैं कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण था। तो अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना होगा, तो आपको लिखने के लिए भी हम टिप्स इसमें बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना होगा। अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे लिखेगा, इसको अगर याद नहीं हो तो आप कैसे लिखेगा। आपको हम पूरा वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जरूर देखें पूरा अंत तक। आपको हम लिखने का भी टेक्निक बता देंगे कि अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं होता है तो आपको कहीं ना कहीं अगर हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको इतना बात तो जरूर ध्यान में रहेगा कि ओ सर तो हमको बताए हैं ऐसे लिखने के लिए। उस टाइप से अगर यदि आप लिखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा से आपका नंबर भी आएगा। और हर एक बात ये नहीं होता है कि जो किताब में लिखा हुआ वही भाषा वहाँ लिखना होता है, ऐसा नहीं है। आप अपना मन से कोई वर्ड अगर जोड़ देते हैं, जो मेन पॉइंट होता है अगर उसको लिख देते हैं और बाकी अपना मन से वहाँ बात को सटीक बैठा देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको जो एग्जामिनर होते वहाँ पे कॉपी जांचने वाले होते हैं वो समझते हैं कि ये बच्चा खुद अपना मेहनत से ही लिखा है। तो आज हम वो टिप्स भी बताने वाले हैं आप लोग को। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए, अब हम ये टिप्स क्या होता है वो हम आपको बताते हैं कि कैसे लिखना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है हमें याद नहीं हुआ लेकिन हम कहीं एक बार पढ़े हैं या तो कहीं ने एक बार वीडियो में हम देखे हैं, तो उस टिप को कैसे याद रखना है दिमाग में और कैसे सोचना है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको दिया हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति कारण क्या था या तो इसका उद्देश्य क्या था। ये भी क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था या तो इसका कारण क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 1800, यहाँ पे देखिए 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। आपको सीधा लिख देना है कि फ्रांसीसी 1847 की क्रांति को निम्नलिखित कारण है तो प्रमुख कारण भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला याद रखिएगा कि जो इसका जो मेन, अगर 1848 ईस्वी की क्रांति में जो मेन उसमें राजा हुआ करते थे, अब उनके बारे में कि तो उनको बारे में आपको पता होगा। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको याद ही होगा, तो थोड़ा सा भी अगर याद रहता तो आप लिख दें। तो देखिए लिखेगा क्या कि लुई पास्कल ने नीति की असफलता हुआ था। किनको, जो लुई फिलिस्पीन थे उनको क्या हुआ था, असफलता, नीति की असफलता मिलता, या तो नीति आपको याद नहीं रहा तो लुई पास्कल तो ये आपको याद रहेगा ही, तो उनको लिख दीजिएगा क्या कि असफल हुए थे। सबसे फिर क्या लिखेगा कि मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव पड़ा था। किनको, अगर 1848 ईस्वी की क्रांति की बात करते हैं तो मध्यम वर्ग के जो परिवार थे, मध्यम वर्ग के परिवार थे, उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो ये बात आप लोग को याद रहेगा कि ओ बताए थे कि 1848 ईस्वी की क्रांति में मध्यम वर्ग के जो यहाँ के लोग थे उनको पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ये नहीं कि किताबें ही भाषा लिखना चाहिए, नहीं, अपना भाषा कुछ जोड़ के अगर यदि लिखते हैं तो आपको कहीं नंबर कटने वाला नहीं है। फिर यहाँ पे लिखेगा कि यहाँ
राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव था। एक बात समझिए कि राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। तो अगर लुई पास्कल था, फ्रांसीसी क्रांति हुआ, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हुआ होगा। क्या हुआ होगा? राजनीतिक हुआ होगा। तो जब राजनीतिक हुआ होगा तो कहीं संगठन, जबकि वहाँ पे मध्यम वर्ग के परिवार को ही प्रभाव पड़ा था, तो यहाँ संगठन बनाने में भी प्रभाव पड़ा होगा। तो संगठन बनाने में अभाव आ गया था। तो ये भी लिख सकते हैं कि संगठन बनाने में प्रभाव पड़ा था या तो अभाव आ गया था। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब कह रहा है समाजवाद का प्रसार हुआ था। मतलब समाजवाद कहने का मतलब ये होता है कि समाज के प्रति क्या हुआ था? प्रसार किया गया था कि मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग के हो, निम्न वर्ग को, सभी को समाजवाद के भावनाओं में रखा गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से लिख सकते हैं। अगर यदि मेरा बात अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग का दिमाग में गया होगा तो आप कहीं ना कहीं 1839 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति को आप आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो समझ गए। इसी टाइप से अगर आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो कुछ अपना बात जो हम बोले उस मतलब मिलता जुलता भाषा में आप लिख देंगे तो आपको कहीं नंबर कटने वाला नहीं है, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी जांच करता है वो समझ जाता है कि ये बच्चा खुद से ही कंटेंट बनाया है, खुद से ही लिखा है। इसका मेन पॉइंट क्या है? राजनीतिक दलों के संगठन करना, इतना याद रखिएगा। राजनीतिक दलों, समाजवाद, मध्यम वर्ग, ये चीज़ है, ये चार चीज़ है जो मेन पॉइंट है। अगर इस चार चीज़ को अगर दिमाग में आप रखते हैं तो आराम से लिख सकते हैं 1839 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को। यही होता है जो सब में जो कहीं न कहीं छोड़ देता है तो नंबर आपको कटता है इस चीज़ में। अगर जो टॉप करता है वो कहाँ पे ध्यान देता है? ये सब पूरा बात पे ध्यान नहीं रखता, वो मेन पॉइंट पे ज़्यादा व्यू रखता है कि जो मेन पॉइंट आखिर क्वेश्चन के क्या है, तो वो चीज़ पे ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। चलिए, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोकतंत्र के 200 अवगुणों का वर्णन कीजिए। तो लोकतंत्र के 200 मतलब जो लोकतंत्र होता है उसमें दोष क्या है और क्या कर रहा है? अवगुण। अवगुणों का मतलब उसका बुराइयां, यही तो होता है। अवगुणों को मतलब बुराइयां होना। तो का वर्णन करें तो सबसे पहले लोकतंत्र की बात हम करते हैं। तो लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र के लाभों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि यह शासन का सबसे अच्छा स्वरूप है। क्या कर रहा है कि लोकतंत्र के लाभों को देखते हैं। अगर लोकतंत्र में हमको जीने का अधिकार है, हमको पानी पीने का अधिकार है, मतलब कहीं भी हम जा सकते हैं लोकतंत्र में, ठीक है। तो ये लोकतंत्र के देखते हैं तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है, अच्छा ही है, शासन अच्छा चल रहा है, ठीक है लोकतंत्र में। तो अगर राजतंत्र होगा तो राजा का शासन चलेगा, उनका ही बात को पालन करना होगा, इसको हम राजतंत्र बोलते हैं। और लोकतंत्र में अपना अनुसार से कोई काम कर सकते हैं। अगर आप हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर हम आपकी घर की बात करते हैं तो अगर आपको पापा बोलते हैं कि पढ़ाई करना है तो अभी करना है, लेकिन आपको मन में कभी कभी चलता होगा कि है अभी नहीं पढ़ना है, हमको ये नहीं करना है अभी, तो ये क्या है? एक तरह से घर में राजतंत्र मतलब पापा का राज चल रहा है। अगर उस समय अगर आपका लोकतंत्र अब खुद का शासन रहेगा तो आपको पापा को मान लिया जाए कि आपको पापा को क्या है? खुद का शासन है। अगर चाहें तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, उनको क्या है? एक शासन। इसी को हम बोलते हैं कि लोकतंत्र और राजतंत्र। तो लोकतंत्र इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र के लाभों को, अगर लोकतंत्र के लाभों की बात करते हैं तो लोकतंत्र में लाभ यही होता है कि हमको बोलने का आज़ादी हो, लिखने का आज़ादी हो, पढ़ने का आज़ादी हो। अब कहीं भी किसी को जाना हो या तो बस में, ट्रेन में, तो हम आज़ाद हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छा शासन, अच्छा सबसे अच्छा माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसका स्वरूप क्या होता है। तो परंतु यह ठीक नहीं है। इस व्यवस्था के कुछ अवगुण और दोष भी हैं जो कि निम्नलिखित है। अब मान लिया जाए कि इसका लोकतंत्र में दोष क्या है और अवगुण की बात क्या है, तो इसका बुराइयां क्या क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है समानता का सिद्धांत अप्राकृतिक होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? समानता का सिद्धांत, ये चीज मेन पॉइंट है। ये चीज समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत की ये चीज अगर आपको याद होगा तो आप कहीं ना दूबर और अपना मन से भी जोड़ के लिख देंगे तो जो जहाँ कॉपी जांच होगा वो जरूर समझेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं बच्चा ये पढ़ा हुआ है, तब तो इसको मेन पॉइंट याद है। अब देखिए,
गुणों के बजाय संख्या को अधिक महत्व में दिया जाना चाहिए, है ना। क्या करा है, गुणों की बजाय संख्या को अधिक महत्व देना चाहिए। गुणों के मतलब कि कोई बुराई है या तो कोई अच्छाई है, तो उसको जगह पर किसको अधिक महत्व देना चाहिए, तो संख्याओं को अधिक महत्व देना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है कि यह जवाबदेही सरकार का गठन नहीं करता है, ये जवाबदेही सरकार का गठन नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि अगर लोकतंत्र में अगर सरकार बना है तो वो अपना अनुसार से काम करेगा, नहीं आपको जवाबदेही कि अगर हमको मान लीजिए कि मेरा राज्य में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ पे दंगा फसाद, उससे कोई मतलब, जब वहाँ सब दंगा फसाद हो जाएगा तब जाके वहाँ सरकार, तो उस इसमें क्या होता है कि जवाबदेही सरकार को नहीं होता है। कहा कि यहाँ लोकतंत्र है। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें हम चौथा में लिखेंगे, लोकतंत्र में सरकार अस्थिर तथा कमजोर होते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है कि सरकार अस्थिर होता है तथा कमजोर होता है। कहिए कमजोर कैसे होता है, तो अगर कहीं ना कहीं अगर सरकार किसी को आप गोली मार दिए तो वहाँ पे जनता अगर मान लीजिए कि जो गोली मारा, जिसको मारा है वो चोर है, ठीक है, तो चोर है तो आप गोली मार दिए, यदि गोली मारे तो आप अगर आपको आके पुलिस पकड़ के ले जाएगा तो आप क्या करिएगा, पहले तो प्रशासन को मारना स्टार्ट करिएगा। तो यही में कहीं ना कहीं यहाँ भी अस्थिर हो जाता है, क्या सरकारें अस्थिर हो जाता है। बाहुबलियों व्यवस्था को बाहुबलीय व्यवस्था सरकार तेजी से क्या करता है, बदलते रहती है। क्या करती है, बदलते रहती है। तो ये अगर आप 4 गुण लिख देते हैं, 2 गुण अच्छाई और 2 बुराई अगर लिख देते हैं, आप ये नहीं कि यही बात लिखें, आपको जो मन में हो, ताकि आपको ये क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट अब क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। गांधी जी ने जब दांडी यात्रा किए थे तो इनका मेन उद्देश्य क्या था, मेन इनको उद्देश्य था कि जो नमक आंदोलन के लिए, है ना, पानी, समुद्र की पानी या तो नमक आंदोलन की बात कर लेते हैं, तो इसका आंदोलन था सवज्ञ आंदोलन। तो इसमें चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इसमें गांधी जी क्या किए थे। तो कह रहा है कि गांधी जी ने सवज्ञ आंदोलन की शुरुआत आते ही दांडी यात्रा से की थी। कहाँ से की थी, जो सवज्ञ आंदोलन हुआ था उसी में हम दांडी यात्रा से शुरू किए थे, है ना। यात्रा का उद्देश्य था समुद्र की पानी। क्या था, मेन पॉइंट इसमें यह है कि समुद्र का पानी क्या था, मेन पॉइंट है समुद्र का पानी, ठीक है। तो यहाँ तो आपको ये भी लिख दीजिएगा कि गांधी जी ने सवज्ञ आंदोलन की शुरुआत आते ही दांडी यात्रा की। अब कह रहा है यात्रा का उद्देश्य था समुद्र के पानी से। किससे, समुद्र के पानी से। तो मेन मुख्य उद्देश्य है समुद्र के पानी। तो ये हो गया क्या, मेन पॉइंट हो गया। क्या हो गया, समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना। मतलब अंग्रेजों ने नमक, मतलब समुद्र के पानी से नमक बनाकर क्या किए थे, उल्लंघन करना चाहते थे, है ना, कानून बनाना चाहते थे, या तो उल्लंघन, नमक बनाकर कानूनों का उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक का कानून का उल्लंघन किया गया, जबकि नमक का कानून का यही था कि अब दांडी यात्रा का उद्देश्य मेन था कि जब समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानूनों का क्या करना चाहते थे, अंग्रेजों ने उल्लंघन करना चाहते थे, ताकि समाज इसमें उलझे। तो वहाँ पे चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। क्या किया गया था, उल्लंघन किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। जो मेन पॉइंट है इसका, इस पे ध्यान देना है। चलिए अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ये निजीकरण की हम बात कर लेते हैं। तो आपको हम बता रहे हैं बच्चों कि निजीकरण, तो निजीकरण कहीं ना कहीं आप कहीं सुने होंगे कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण हो रहा है। तो सरकारी संपत्ति को निजीकरण मतलब प्राइवेट के हाथों में दिया जाना, उसी को हम निजीकरण बोलते हैं। तो चलिए अभी हमको ये क्वेश्चन है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। अगर निजीकरण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो इससे क्या आप तो देखिए निजीकरण से समझते हैं कि निजीकरण का आशय एवं सार्वजनिक क्षेत्रों को उद्यमी पर निजी क्षेत्रों का पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से, स्वाभाविक
संवैधानिक अवस्था में, संवैधान अवस्था में करना है। ठीक है, क्या करना, उन पर नियंत्रण एवं प्रतिबंधन कराना। नई नीति का 1991 में भारत सरकार कौन, भारत सरकार ने निजीकरण पर बड़ा बल दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र, या तो सार्वजनिक क्षेत्र हो या तो उद्यमी मतलब फैक्ट्री हो सरकारी, या तो निजी क्षेत्र को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, क्या पूर्ण रूप से या तो आंशिक रूप से स्वरूप स्थापित करने पर नियंत्रण। मतलब कि अगर कोई सारी सरकारी संपत्ति को अगर आप सरकारी देखते हैं तो आप कहीं फ्री में चल जाते हैं या तो कुछ भी करते हैं तो उसमें सबका अधिकार होता है। लेकिन इसलिए सरकार ने नियंत्रण बनाया। कब बनाया था? 1991 में भारत सरकार ने निजीकरण पर बल दिया। किस पे बल दिया? निजीकरण पर। अगर कि सरकारी संपत्ति को अगर कोई व्यक्ति अब चाहते हैं, अगर आप ही को बात मान ले जाए कि ट्रेन में जाते हैं तो फ्री में चल जाते हैं, तो इसको कहीं अगर निजीकरण कर दिया जाएगा तो आपको फ्री में जाने की व्यवस्था नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि आर्थिक नीतियों का निजीकरण पर भी आधारित बनाया गया। किस पे? नीतियों पर, निजीकरण पर। ठीक है, इसका मेन मुख्य कारण है उदारीकरण एवं निजीकरण के कारण ही वैश्वीकरण आ गया। इसी के कारण ही वैश्वीकरण आ गया। तो आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो मेन इसमें पॉइंट की बात कर लेते हैं तो इसमें मेन पॉइंट क्या हो जाएगा? उदारीकरण और निजीकरण ही और वैश्वीकरण आ गया। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो देखिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि पेट्रोल का जो निर्माण होता है तो किस किस वस्तु से निर्माण होता है, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेट्रोल का निर्माण के लिए आपको किस किस वस्तुओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से समझते हैं कि अगर पेट्रोल से हमको किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, अब समझ ले। देखिए यहाँ पे लिख देना है कि पेट्रोलियम से निर्मित होने वाली वस्तुएं निम्न है, या तो निम्न है या तो निम्नलिखित लिख सकते हैं, या तो प्रमुख है, ये भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लाइलोसिन की मतलब होता है, और डीजल एक पेट्रोलियम का सबसे जो पतला होता है मशीन के द्वारा किया जाता है तो डीजल बनता है। किरोसिन तेल जिसको मिट्टी तेल बोलते हैं, स्नेहक बोलते हैं जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, इसको ग्रीस भी बनता है किससे? पेट्रोलियम से। पेट्रोल तो होता ही है, पेट्रोल। कृत्रिम रेशा और कीटनाशक एवं अन्य दवाइयाँ इससे किससे बनता है? पेट्रोलियम से ही बनता है। और साबुन भी बनता है, प्लास्टिक आदि बनता है। तो आपको ये नोगो है तो नोगो आप याद रख सकते हैं या तो नोगो लिख सकते हैं। देखिए ग्लाइलोसिन, डीजल, किरोसिन तेल, स्नेहक मतलब ग्रीस, पेट्रोल और कृत्रिम रेशा, कीटनाशक दवाइयाँ एवं अन्य दवाइयाँ, और साबुन की बात कर लेते हैं तो पेट्रोलियम से ही। प्लास्टिक आदि का भी निर्माण होता है। किससे होता है? पेट्रोलियम से ही होता है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादर और बांगर में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि खादर क्या है, कि खादर और बांगर में निम्नलिखित अंतर बतावे, तो सबसे पहले एक तरफ लिख दीजिएगा खादर, एक तरफ लिख दीजिएगा बांगर। अब क्या लिखेगा? सबसे पहले लिखेगा कि नई जड़ोर मिट्टियों खादर कहलाती है। क्या है? नई जड़ोर मिट्टियों को हम खादर कहलाती है या तो कहते हैं। ठीक है, आप बांगर में लिख दीजिएगा कि पुरानी जड़ोर मिट्टियों को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरानी जड़ोर मिट्टियों के हम बांगर बोलते हैं। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा खादर में कि इनमें से मिट्टियों का कण महीन होता है। क्या होता है? खादर में मिट्टियों का जो कण होता है जो महीन होता है, मतलब कि बहुत पतला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा बांगर में इनमें से मिट्टियों का कण मोटे होते हैं। इसमें क्या होता है? मिट्टियों के कण, बांगर में मिट्टियों के कण मोटे होते हैं। अब खादर में लिख दीजिएगा यह नदी के समावर्ती क्षेत्रों में मिलता है। कहाँ मिलता है? नदी के समावर्ती क्षेत्रों में मिलता है। अब यहाँ बांगर में लिख दीजिएगा
कि यह नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में मिलता है, दूरवर्ती क्षेत्रों में मिलता है। इसमें कहाँ मिलता है? समवर्ती क्षेत्रों में मिलता है, उसमें दूरवर्ती क्षेत्रों में। तो इसका मेन पॉइंट की बात अगर हम कर लेते हैं तो जड़ोड़ मिट्टी है ना, जड़ोड़ मिट्टी। अगर हम बांगर की बात करते हैं तो जड़ोड़ मिट्टी पुरानी मिट्टी, इसमें क्या? पुरानी जड़ोड़ मिट्टी। इसमें हम बात करते हैं नई जड़ोड़ मिट्टी। अब दूसरा में लिखेंगे मिट्टी की कण महीन होते हैं खदर में। अगर बांगर की बात करते हैं तो इसमें कण कैसा होता है? मोटे होते हैं। इसमें कण महीन और उस बांगर में क्या होता है? मोटे होता है। यहाँ पे क्या करता है? समवर्ती क्षेत्र, यहाँ पे क्या बोल रहा है? दूरवर्ती क्षेत्र। तो अगर समवर्ती क्षेत्र और दूरवर्ती क्षेत्र अगर आपको याद रहेगा तो आप इसका भी अंतर लिख सकते हैं 3 गो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग कहीं ना कहीं अगर दिमाग में एक बार बैठा लीजिएगा तो अगर आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो मेन पॉइंट है उस पर सबसे ज़्यादा ही फोकस करना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। जब अगर मान लिया जाए कि आप बाढ़ क्षेत्र के इलाके में रह रहे हैं, अगर बाढ़ वहाँ आ गया, ये तो प्राकृतिक देन है, अगर बाढ़ आ गया तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो सबसे पहले बाढ़ के लिए हमको उपाय क्या करना चाहिए? जहाँ पे अगर बांध मान लिया जाए कि हम जान रहे हैं कि यहाँ ये बांध, यहाँ नदी है, नदी से अगर हमको यहाँ पानी अगर बाढ़ आ जा रहा है बार बार, तो सबसे पहले उस बांध को निर्माण करना चाहिए, मोटा करना चाहिए या तो ऊंचा कर देना चाहिए, ताकि हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बच सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बाढ़ की विशालशील लाल को रोकने के लिए, मान लिया जाए कि बाढ़ अगर आता है तो एक विशाल मतलब बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो उसको रोकने के लिए हमें बांध और तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। किसको करना चाहिए? बाढ़ और तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि बाढ़ को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बांध और तटबंधों का, अगर मान लिया जाए कि हम देख रहे हैं, बाढ़ आने से पहले देख लेना है कि हमको बांध और तटबंध कैसा है, मजबूत है या नहीं है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। बांध और तटबंध का निर्माण के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें बांध और तटबंधों का निर्माण करना चाहिए या रोकने का प्रयास करना चाहिए। अब कर रहा है नदियों पर बांध बनाकर, क्या किस पे? तो नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम जलसंचय का निर्माण तथा वनीकरण, नदियों के मार्ग में हम स्थान स्थान पर जल का एकत्रित करने की सुविधा आदि करना चाहिए। मतलब कहीं अब मान लीजिए कि पानी कहीं जाने का व्यवस्था है तो डैम को खोल देना चाहिए, वहाँ देख लेना चाहिए कि बांध मजबूत है या तटबंध मजबूत है या नदी में पानी जा सकता है, तो उस पर सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो मेन पॉइंट है उसको याद रखना है, बाकी चीज़ छोड़ दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए, बाकी आप अपना दिमाग से लिख लीजिएगा। आइए आप लोग अभी क्लास 10th में चले गए हैं, फिर आगे जाइएगा तो यही सब बात, छोटा छोटा बात सोच मतलब अपना दिमाग लगा के ही करना होता है। तो आप लिखने का भी तरीका हम बता दें कि आपको कैसे याद करने के भी तरीका बता दें इसमें, कि आपको लिखने का और समझने का सबसे ज़्यादा ये मेन होता है। ये लिख देने से कुछ नहीं होने वाला, आपको जो हम बता रहे हैं वो आप कहाँ तक सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। आपको जो दिमाग में मेमोरी में अगर सेट हो जाएगा वही चीज़ वहाँ लिख लिखिएगा। अब आपको किताब पढ़ने से कुछ नहीं, जब तक आप समझ नहीं पाइएगा आप लिख नहीं पाइएगा। तो देखिए अभी जो हम वीडियो 6 को बताए हैं शॉर्ट का, तो कहीं ना कहीं आपको बाढ़ हो या तो डांडिया यात्रा की बात करते हैं, खादर एवं बांगर की बात कर लेते हैं, लोकतंत्र के दोष या गुणों को बात कर लेते हैं, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति की बात कर लेते हैं, निजीकरण की बात कर लेते हैं। तो ये सब बात अगर आपको इतना बात दिमाग में आ गया होगा तो आप नहीं छोड़िएगा क्वेश्चन, हमको पता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोग को नए कक्षा में। आपको एक बार और बता रहे हैं कि अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को लाते रहेंगे। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।